चलिए बच्चों, अब पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में एक बेसिक बात जान लीजिए। ये सब मैं लिखवाऊंगा, पर पहले सिर्फ सुन लो बेटा। पेन साइड में रखो और सिर्फ मेरी बात को सुन लो। देखो बेटा, अल्फ़ा अमीनो एसिड के बारे में हम जानते हैं कि अल्फ़ा अमीनो एसिड एक साथ, अब लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी बात को पहले सुनो कान खोल के। अल्फ़ा अमीनो एसिड का सबसे बेसिक एग्जांपल है ये। कोई मुझे इसका नाम बताएगा? इसका जनरल नेम हम जानते हैं। हेलो, कोई भी बच्चा कॉपी देख के बता दो। किसी ने नहीं पढ़ाई की? कोई तो पढ़ा लिख के आया होगा। इसका जनरल नेम बताओ। ग्लाइसिन। एक पढ़ा लिखा बच्चा है, धन्यवाद दीदी। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसा अमीनो एसिड है? देख के बताओ। एसेंशियल कि नॉन एसेंशियल? हेलो, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जो शरीर में बनते हैं कि जो रोटी में खाने होते हैं? ठीक है, तो ये ग्लाइसिन है। अब बच्चों, हालांकि है ये ग्लाइसिन, कोई भी अमीनो एसिड होता, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड साथ जुड़ता कैसे है? जैसे हमको याद है सर, कार्बोहाइड्रेट में होता था, एक कार्बोहाइड्रेट का OH और दूसरे कार्बोहाइड्रेट का OH में डिहाइड्रेशन हो जाता था, याद है? पानी हट जाता था और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती थी। हेलो हेलो, अच्छा, तो ये वो पॉलीमराइज करने का तरीका था, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ने का तरीका था कार्बोहाइड्रेट्स का। और प्रोटीन्स आपस में कैसे जुड़ते हैं कि एक अल्फ़ा अमीनो एसिड और दूसरा अल्फ़ा अमीनो एसिड, ये भी आपस में बच्चों डिहाइड्रेट करते हैं। पर अगेन, इनका डिहाइड्रेशन कैसे होता है? एल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक अमीन का H। बात समझ में आ रही है? हेलो, तो देखो, ये बाकी का NH2 इधर, CH2 इधर, ये COO और ये साथ में एक NH2 का एक NH बचा, और ये लिंकेज हो जाएगा डिहाइड्रेशन के बाद। बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा मैं आपको ढंग से बनाऊं तो शायद आपको फंक्शनल बहुत अच्छे से समझ में आए। आपको बनाना नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। ये सब मैं बाद में बनवाऊंगा आपको। फिलहाल आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझने के लिए ये जानकारी चाहिए। और यहाँ पे जो भी ग्रुप लगाओ। बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप कोई मुझे बताएगा क्या कहलाता है? हेलो, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है अमाइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले का कार्बन, यहाँ से कुछ R के टाइप ये जुड़ा हुआ है, तो ये R, ये C, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे OH की जगह NH लगा हुआ है। तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अमाइड, या टेक्निकली इसको कहते हैं एसिड अमाइड। हेलो, इसमें किसी को दिक्कत? बोलना पड़ेगा। तो बेटा, यही अमाइड लिंकेज अलग अलग अल्फ़ा अमीनो एसिड में बनता जाता है डिहाइड्रेशन होके, और इस लिंकेज में यही एग्जिस्ट करता है प्रोटीन के पॉलीमर में। वैसे ये वाला OH किसी के H के साथ चला जाएगा, ये वाला NH2 किसी के COOH के साथ चला जाएगा, ये चेन इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, और ये अल्फ़ा अमीनो एसिड का पॉलीमर बनता जाएगा। इस लिंकेज को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। जैसे वो पिछली वाली को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते थे, इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और इसी पेप्टाइड लिंकेज के चक्कर में जो प्रोटीन होता है वो पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। हेलो हेलो, ठीक है। अभी ये सब मैंने लिखवाया नहीं है, सिर्फ मैं आपको पहले गाना सुना रहा हूँ। अच्छा, क्यों सुना क्यों रहे हो सर? क्योंकि बेटा हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब होता क्या है? होता बेटा, ये जो प्रोटीन का ये जो पॉलीमर एग्जिस्ट करेगा ना, पॉलीअमाइड का, अब ये पॉलीमर ना एक दूसरे से आकर्षित होने लगता है। क्यों आकर्षित होता है? थोड़ा सा फोटो पे गौर कीजिएगा, NCERT काफ़ी सुंदर फोटो बनाई है। कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। बेटा, ये एक पॉलीमेरिक चेन है। मतलब सर? अरे मतलब जैसे जो जो तुम्हारा जो पेप्टाइड लिंकेज बना, वो पेप्टाइड लिंकेज बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, तो बहुत सारी ऐसे लंबी सी चेन बन जाएगी। सर, तो लंबी सी चेन को आपने कर्ल क्यों कर दिया है? कर्ल बेटा मैंने नहीं किया, कर्ल ये खुद हो गई आपस में अट्रैक्शन के चक्कर में। कौन सा अट्रैक्शन सर? बेटा, कोई एक अल्फ़ा अमीनो एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव, और दूसरे वाले उससे कहीं दूर बने हुए पॉलीमर के नाइट्रोजन का H, ये आकर्षित होने लगते हैं। क्या ये अट्रैक्शन फोर्स आप मुझे बता सकते हो कौन होगा? हेलो, अब हाइड्रोजन बॉन्ड करने के पीछे पता है क्या है? इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के करीब आने लगेगा।
तो सर कायदे से एक लीनियर चेंज तो ऐसे लंबी लंबी होनी चाहिए बेटा। ईश्वर ने तो शुरू शुरू में इसको लंबा लंबा ही बनाया था, कैसा ऐसा। लेकिन ये आपस में अट्रैक्ट होने लगे, मतलब यहाँ का कोई हिस्सा यहाँ से अट्रैक्ट होने लगा, तो कहा ए तुम मेरे पास आओ, पास आओ, तो एक कर्ल होने लग गया। हेलो हेलो। और ये कर्ल, और ये कर्ल क्यों होने लग गया? क्योंकि इन लोग आपस में एच बॉन्डिंग करने में इंटरेस्टेड होने लगे, तो चीज़ें घूमने लगी हैं लोगों। हेलो। यस सर। अच्छा, ये बेटा केवल एक प्राइमरी सोच है जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसको बनने पे। अच्छा सर, तो प्रोटीन नेचर में मतलब ऐसा भी नहीं होता है? नहीं बेटा, नहीं होता है। प्रोटीन नेचर में बड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, भयंकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी तो ईश्वर ने पूरी पूरी, नेचर ने पूरी पूरी बनाई हुई है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे समझेंगे? उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझेंगे लेवल्स में। और ये लेवल्स क्या हैं? ये बड़ी अच्छी फ़ोटो है, ये बड़ी अच्छी फ़ोटो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। उसने ना सारे सारे मोनोमर यूनिट को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कहा हुआ है देखो, अगर तुम्हारी सोच के हिसाब से चलें तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मतलब एक लीनियर पॉलीमेरिक चेन। हेलो हेलो। फिलहाल जो तुम्हारे को सेकंड लेवल ऑफ सोच तुम्हारी ये आई है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है। इस सोच को हम कह रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी सोच ऑफ प्रोटीन। हेलो। अच्छा, अब एक्चुअली होता ये है कि क्योंकि इतनी लंबी चेन होती है तो वो हेलिकल होते होते ऐसे ऐसे टर्न भी कर जाती है, मतलब डबल हेलिक्स हो जाती है। हेलो, हेयर बैंड टाइप्स। हेलो। ये हो गया टर्शरी हमारे, मतलब तीसरे लेवल की सोच। अब एक्चुअली प्रोटीन नेचर में पता है कैसे एग्जिस्ट करता है? ऐसे खूब सारे हेयर बैंड एक साथ, देख लो, ये सीधा हेयर बैंड, ये उल्टा हेयर बैंड। हेलो हेलो। यस सर। मतलब ये जो एक्चुअली नेचर में प्रोटीन एग्जिस्ट करता है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा कैसे बना, ये हमने कुछ लेवल में सोच पाया। और वो हमारे सोच का लेवल को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब सर, क्या ये सिर्फ हमारी सोच है? प्रोटीन एग्जिस्ट केवल इसी सोच में करता है? नहीं बेटा। एक्चुअली प्रोटीन अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच स्केल में एग्जिस्ट करता सकता है, जिसका आई गेस सबसे फेमस एग्जांपल यू हैव सीन अराउंड योरसेल्फ इज़ द कोएगुलेशन ऑफ एग। अभी इंग्लिश में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, पर अगर मैं देसी भाषा में हिंदी बोलूँ तो हम सब जानते हैं अंडे में प्रोटीन होता है। हेलो, एग वाइट में। हेलो, अंडा, अंडा अगर फोड़ दो बेटा तो वो एग वाइट दिखता है क्या? नहीं दिखता सर, वो तो बह जाता है। लेकिन वही अगर टेम्परेचर चेंज कर दो और इनफैक्ट उसको उबाल दो देसी भाषा में, तो क्या उसको छीलने के बाद वो सफ़ेद सफ़ेद बाहर दिखता है आपको? हाँ सर, वो एक्चुअली सफ़ेद सफ़ेद अधिक टेम्परेचर होने के कारण प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब अंडे के बाहर तुम प्रेसिपिटेट होगे तो अंडे, छिलके के बाहर तो जाओगे नहीं, तो छिलके के ही अंदर 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 कलेक्ट होते जाओगे तो वो एग वाइट बनता जाएगा। हेलो हेलो। यस सर। तो वो प्रेसिपिटेशन को हम हाँ, वो प्रेसिपिटेशन को हम टेक्निकल भाषा में कोएगुलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जब सॉलिड बनता है तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, लेकिन एक कोलाइडल सोल्यूशन जब प्रेसिपिटेट होता है तो उसको हम कोएगुलेशन कहते हैं। इंग्लिश की बात है, सरफेस केमिस्ट्री में लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि ऐसा क्यों है। शायद बेसिक जो आपको अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन जो है वो अपने ढांचे बदलता रहता है टेम्परेचर प्रेशर बदलने से, और जब उसके ढांचे बदलते हैं ना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाती हैं। हेलो हेलो। यस सर। जैसे हम सबको पता होगा दूध में भी प्रोटीन होता है। दूध यस जब, सर। केसी। हाँ, दूध जब दही बनता है तो उसका कंटेंट कुछ और हो जाता है। हेलो। और मतलब सर, ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बदलता है ना, स्थितियाँ बदलने से, वो अलग अलग स्ट्रक्चर ना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। और एक्चुअली कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही जब तक रहेगा तब तक ही वो प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे उसका उसका ढांचा बदला, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। हेलो हेलो। तो ये थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा कॉमन सेंस दे दिया। अब सर रही बात सर स्कूल में कैसे लिखेंगे, तो अब मैं आपको थ्योरी लिखवाना शुरू कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखवाया, अभी तक वैसे मैंने गाना गाया था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों? हेलो, बोलना पड़ेगा।
Yes, sir. चलो भैया, Yes, sir. तो भैया स्टार मार्क करके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो आपने डाला है उसमें इंग्लिश लिखेंगे कैपिटल ए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आइए देखें इस स्ट्रक्चर को, हमने समझा हाँ वैसे ठीक है, कैपिटल ए लिखो, लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लिखा? Yes, sir. एनसीईआरटी किताब तो बहुत अच्छी है पर चीज़ें बहुत शॉर्ट में बताती है यार। चलो, सबने कैपिटल ए डाल दिया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Yes, sir. Yes, sir. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बच्चों पॉइंट क्रमांक 1 लिखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा पाया, शायद अब आप देख पा रहे होंगे। बोल सकता हूँ? Yes, sir. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बच्चों इंग्लिश लिखेंगे द मैनर एंड सीक्वेंस, पॉइंट क्रमांक 1 है ये, द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये 1 डिग्री या प्राइमरी बात देखिए, मतलब मैंने आपको सब कुछ बताने के पहले ये कहा, मैंने आपको सब कुछ बताने के पहले ये कहा कि जो प्रोटीन है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता है। अल्फ़ा अमीनो एसिड को जोड़ते जाते हैं डिहाइड्रेट कर करके, और जो लिंकेज बनती है उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ऐसी पेप्टाइड बहुत सारी बनेंगी तो बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो उसी से ना हम उसकी लीनियर सोच तक पहुंच पाएंगे। हेलो, तो वही इंग्लिश में लिखा है कि द मैनर और सीक्वेंस इन विच, हमको पता है मैनर और सीक्वेंस क्या है कि एक का OH दूसरे का H, फिर ऐसा होता जाए तो ऐसा एक अल्फ़ा अमीनो एसिड दूसरा अल्फ़ा अमीनो जुड़ता जाएगा और बन जाएगा। हेलो, Yes, sir. हो गया. चलो हटा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, रुक गया। कैपिटल बी, इंफॉर्मेशन in which the polypeptide chains assume a shape as a result of H bonding is called secondary structure, यानी कि 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इंग्लिश में वही लिखा है जो मैं समझा रहा था कि क्योंकि वो H बॉन्डिंग करते हैं तो एक दूसरे से आकर्षित होते जाते हैं, थोड़ा सा घुमाव आता जाता है उनमें, तो उस सोच को, इस बात को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सर क्या सोच नेचर में एग्जिस्ट भी करती है? हाँ, वैसे तो प्रोटीन वैसे ही अजीब सा 10 हेयर बैंड एक साथ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, पर हाँ टेम्परेचर प्रेशर बदल के आप, pH बदल के आप ऐसा इसको, इंग्लिश में अगर टेक्निकली बोलूँ तो मैं अनकॉइल, हेलो, अरे यार वो घुमाव है तो मतलब कॉइल बनी है, ओखर सीधा करे का आए तो अनकॉइल ही ना बोलोगे इंग्लिश में। हेलो, Yes, sir. तो आप उसको अनकॉइल भी कर सकते हो टेम्परेचर प्रेशर के साथ खिलवाड़ करके, pH के साथ खिलवाड़ करके, तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा भी स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है कुछ ना कुछ स्थिति क्रिएट करके। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में। हालांकि ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर नेचर में पाए कितने प्रकार के जाते हैं? 2 प्रकार के। तो इंग्लिश लिखेंगे, इतना हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है, दे कैन एग्जिस्ट एज फॉलोज, दे कैन एग्जिस्ट एज फॉलोज। दे मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन एग्जिस्ट एज फॉलोज। अब सेकेंडरी लेवल को सोचने के भी 2 तरीके हैं। आपको जो मैंने दिखाया था वो तो एक बेसिक बात थी, वहाँ पे थोड़ा सा प्रिसाइज हो रहा हूँ मैं। कॉपी को 2 हिस्सों में बांटेंगे, ये 2 हिस्सों में मत बांटो। दे कैन एग्जिस्ट एज फॉलोज, इतना लिखा सबने? हेलो, Yes, sir. चलो Yes, sir. अब एज फॉलोज में सिर्फ नाम लिख देते हैं बच्चों, थ्योरी फिर अगले पॉइंट बना के लिखेंगे। एज फॉलोज में पहला लिखेंगे रोमन नंबर 1, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, सिर्फ ये नाम लिखना और कुछ नहीं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ईश्वर के बाजार में यानी कि नेचर में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर
लिख लिया। यस सर। और एक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है नेचर में, यहाँ नाम नहीं लिखा है, मैं आपके लिए नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग सिर्फ नाम लिख लीजिए पहले, क्योंकि अभी ये लिखवाना है मेरे को अल्फा हेलिक्स के बारे में। रोमन नंबर 2 लिखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है बीटा प्लीटेड, PLEATED, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म्स में, एक फॉर्म कहलाता है अल्फा हेलिकल या अल्फा हेलिक्स फॉर्म, और दूसरा कहलाता है बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म या बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब ऑब्वियसली अल्फा और बीटा को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी में अभी तक कितना पॉइंट हुआ है? बड़ा 1 ना बस। हेलो, Yes, sir. चलो हटा दूँ? Helper to they exist as. नहीं बेटा, दे कैन एग्जिस्ट एज तो उसी में था, सर एक ही है। एक ही हुआ है। यस। दे कैन एग्जिस्ट एज फॉलोज उसी में था, केवल नाम लिखे हम लोग। हटा रहा हूँ, कोई रोक रहा है? चलो बच्चों, अब पॉइंट क्रमांक बड़ा 2 लिखते हैं। अब अल्फा हेलिक्स के बारे में डिटेल में जानकारी लिखेंगे, तो हेडिंग डाल देंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और अंडरलाइन करेंगे। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में पहली बात लिखेंगे, रोमन नंबर 1 लिखेंगे, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन COO and NH group of peptide bonds provide stability to the structure. फुल स्टॉप बाद लिखेंगे। अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीन्स बाय विच a polypeptide chain form all probable hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw, जिसको देसी भाषा में हम हेलिक्स कहते हैं। अब ये राइट हैंडेड स्क्रू किसके साथ बनाता है? विद द NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोजन। भग ज़्यादा इंग्लिश नहीं, वही हेलिक्स तक ठीक है। एक बार मैं इंग्लिश पढ़ दे रहा हूँ पूरी आपके लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप और NH ग्रुप और पॉलीपेप्टाइड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू, भाई स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिल जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड बन के, इसलिए क्या होता है, इसलिए वो कॉइल अप का हो जाता है। वही लिखा है, अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीन्स, अल्फा हेलिक्स सबसे कॉमन नेचर में देखा गया एक ऐसा प्रयोजन है बाय विच, जिसके थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन जितने संभव प्रोबेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके वो ट्विस्ट करके राइट हैंडेड स्क्रू की तरह यानी कि हेलिक्स की तरह बना लेते हैं। तो बस इंग्लिश यहीं तक पर्याप्त है। लिखो तो हाँ बोलो। हटा दूं? एक मिनट सर। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में पहली बात रोमन नंबर लिखेंगे इन बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन and then laid side by side which are held together by intermolecular hydrogen bonds. Full stop. The structure resembles the pleated force of drapery and therefore is known as beta pleated sheet. इंग्लिश बहुत तेज है, लिखते भी रहिए और सुनते भी रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉमन सेंस पूछूं तो एक पॉलीमेरिक चेन में अगर अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहोगे? कहने का अर्थ है कि एक मान लो लंबी सी पॉलीपेप्टाइड की चेन है। इंट्रामोलेक्युलर। हाँ एग्जैक्टली, अगर इसी पॉलीपेप्टाइड चेन में एक कार्बोनाइल अपने ही थोड़ा सा दूरी में मौजूद NH को अट्रैक्ट करेगा तो ये कर्ल करने लगेगा। हेलो हेलो। यस। और ये हेलिक्स, Yes, sir. ये हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेगा। लेकिन ये तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ही अंदर हो रही है। सर अगर अंदर ही अंदर ना हो तो क्या इंट्रा का केस हो सकता है? हाँ बेटा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसे भाई? जो चेन है
वो एकदम मैक्सिमम एक्सटेंशन में एक दूसरे के बाजू बाजू में आ जाए। अब हो वही, क्या मेरा नाइट्रोजन का H तेरे C के O को अट्रैक्ट कर ले, हेलो, इसका O किसी के H को अट्रैक्ट कर ले, हेलो। लेकिन इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हुई, एक पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर और दूसरे लीनियर पॉलीमर के बीच में हुई। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे ढांचे एक दूसरे के साथ 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 आ सकते हैं, तो ये तो सर पर्दे जैसा हो गया। बोलते प्लीट्स ऑफ अ पर्दे, प्लीट्स मतलब वो अरे वो तरी दो, अरे प्लीट्स तो प्लीट्स ही होता है हिंदी, हाँ सिलवटें। सिलवटें एक्चुअली वो क्रश वाली चीज़ को बोलते हैं हिंदी में भाई, जब सिलवटें भाई हाँ, पर प्लीट्स ठीक है, वही ट्राउज़र की प्लीट्स देखी होंगी शायद, है ना। तो हाँ सर। तो वही वाली बात है। तो ये पर्दे जैसा होता है, पर्दे को इंग्लिश में ड्रैपरी कहते हैं। तो पर्दे जैसा दिखता है इसलिए नाम वैसा है, शायद समझ में आता है। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है भैया। अब कैपिटल सी, जो थर्ड लेवल की सोच हमने बनाई, सोच भी बनाई, और अगर आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज करो तो मॉलिक्यूल को ऐसे शेप में आप प्रोटीन को ला भी सकते हो। तो जो थर्ड लेवल यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने सोचा, ये हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अब हम अपनी सोच में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो पूरी पूरी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, जो जो अपना अपन ने देखा था ना फोटो में, हेयर बैंड टाइप्स, तो ये जो एग्जैक्ट डिटेल है ये कैसे आई, आने का रीज़न वही है। आने का रीज़न क्या है कि एक एटम दूसरे एटम को एच बॉन्डिंग से अट्रैक्ट करता है। कई केसेस में, कई बार प्रोटीन के केस में डाई सल्फाइड यानी कि एस बॉन्ड, एस का लिंकेज भी आ जाता है। डाई सल्फाइड मतलब ऐसा बेटा, मतलब एक पॉलीमेरिक चेन और दूसरी पॉलीमेरिक चेन के बीच में एस बॉन्ड, एस का लिंकेज भी आके उसको ट्विस्ट कर देता है। हेलो हेलो, यस सर। है ना। तो डाई सल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल फोर्सेस। अब सर पूरा पूरा सिर्फ कार्बोनाइल और NH ही ना अट्रैक्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, बाकी लोग अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, नहीं होंगे। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से होंगे। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कौन से फोर्सेस के अंतर्गत आता है, वंडरवॉल फोर्स के अंतर्गत आता है। हेलो, और कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वहाँ पे एक्ट करते हैं। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आ गए बेटा, प्रोटीन ने कभी मान लो इलेक्ट्रॉन लेन देन किया है तो प्लस माइनस, हमें पता है वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में भी मुंह दिखाता है ना नेचर में। हेलो, अपना उसका अल्फा अमीनो एसिड का स्वरूप, तो कई बार वो अल्फा अमीनो एसिड का स्वरूप अगर माइनस प्लस को, तो एक का माइनस दूसरे के प्लस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो हाँ, ये सब अट्रैक्शन के चक्कर में अल्टीमेटली इंग्लिश की पंचायत अपन इसलिए कर रहे हैं कि अपने को ये जस्टिफाई करना है कि वो हेयर बैंड घूम भी जाता है। हेलो, हाँ अरे वो हेलिक्स को घूमते हुए देखा था ना अपन ने, एनसीईआरटी फोटो सबसे पहले वही दिखाया। हेलो, यस सर। तो वो डिटेलिंग जो है वो, उसको थ्योरेटिकली हम इस इंग्लिश से समझते हैं। हम कहते हैं कि भाई मॉलिकुलर, वो जो आप एक्चुअली थ्री डायमेंशनल वाला मॉलिक्यूलर शेप में आ चुका है, तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल, और उसको रीज़न होता है उसका अट्रैक्शन फोर्सेस। यहाँ पे एक बस आपके लिए नई बात है, अट्रैक्शन फोर्स कई बार डाई सल्फाइड लिंकेज से भी क्रिएट किया जाता है, मतलब अलग से बॉन्ड बना दिया जाता है, घूम जाए। अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे मेन इंग्लिश जो आपको बोर्ड में पूछी जाती है वो बची है। मतलब अगर सर हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हाँ, तो इंग्लिश थोड़ा सा कंटिन्यूशन में लिखेंगे। इतना हो गया सबका? यस यस सर। सर। चलो हटा दूँ इसको। यस ये लीनियर पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का नेचर में दो प्रकार से एग्जिस्ट करता है। फाइबर यानी कि धागे जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें लिखा है अपन ने कि ये लीनियर थ्रेड लाइक होते हैं, बीटा प्लीटेड जैसे ही, और इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड आपस में रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड लिंकेज के कारण, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है तो पर्याप्त स्टेबल होते हैं, और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है तो ये आपस में ही अट्रैक्टेड है तो पानी में नहीं घुलते। वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, काहे घुलेंगे। कई लोग कहते हैं सर एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो अरे आपस में एच बॉन्डिंग इतनी कर चुके हैं तो पानी में नहीं घुलते। तो सर अगर ये मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, फाइब्रस प्रोटीन अगर नेचर में थ्री डायमेंशनल यानी कि मॉलिकुलर प्रोटीन दो प्रकार से के होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस अपन ने लिख लिया।
हाँ फाइब्रस, अगर सर ये नेचर में एग्जिस्ट करते ही हैं इस फॉर्म में प्रोटीन, तो एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल लिखेंगे। सबने इतना लिख लिया बच्चों, आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। चलो, जो नहीं लिखा वो लिखता रहे और बाकी लोग एग्जाम्पल लिखने की शुरुआत करें। फाइब्रस प्रोटीन यानी कि फाइबर लाइक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नेचर में जो जिस प्रोटीन जो प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी प्रोटीन तो बहुत सारे होते हैं, वो हैं एग्जाम्पल केराटिन, ये बालों में और सिल्क में पाया जाता है, और मायोसिन ये मसल्स में पाया जाता है। ये ऐसे प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं जिनका ढांचा थ्री डायमेंशनल स्पेस में फाइबर जैसा है, तो इसे फिब्रस प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। अब ग्लोबुलर क्या है सर? लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए, जो लिख लिया वो फाइब्रस लिख लिया, वो ग्लोबुलर लिखना शुरू करें। ग्लोबुलर में लिखेंगे बच्चों कि दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। ये एक्चुअली वो ढांचा है जो हमने हेयर बैंड वाला आपको मैंने एनसीईआरटी में दिखाया है। मतलब सर ये वाला ढांचा आपने दिखाया नहीं? मैं नहीं बेटा, ये मैंने दिखाया नहीं, पर नेचर में होता है, शायद समझ में आ गया आपको। पर हाँ, जो हमने एनसीईआरटी ने, मतलब हमने क्या, एनसीईआरटी ने जो फोटो बनाई है और जो टर्शरी स्ट्रक्चर समझाया है वो ऐसा है, ग्लोबुलर है। मतलब एक अल्फा हेलिक्स जब कॉइल अराउंड कर जाता है दूसरे के साथ, और ताकि एक स्फेरिकल शेप, भाई एक लगभग एक स्फेरिकल शेप बन गया। ऐसे ढांचे को, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को जिसमें प्रोटीन नेचर में एग्जिस्ट करता है थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में, ऐसे प्रोटीन को हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। और क्योंकि इसमें प्रोटीन अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लगा है, तो अंदर ही अंदर लगा है, तो बाहर लोगों से बातचीत कर सकता है। क्योंकि इंटरमॉलिकुलर अगर करता तो बाहर किसी को नहीं देखता, क्योंकि खुद ही में लगा हुआ है। इंटरमॉलिकुलर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि वो पानी को इससे बात ही नहीं करेगा। ये ऑन द अदर हैंड पानी में सॉल्युबल होता है, ये बहुत अच्छी बात है, याद रखना पड़ेगा। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सर मतलब ये भी थ्री डायमेंशनल मॉलिकुलर प्रोटीन है, तो मॉलिक्यूल तो नेचर में एग्जिस्ट करता है सर। तो ये इसके भी कुछ एग्जाम्पल लिखाइए बेटा, बोर्ड भी बहुत पूछा है। दो एग्जाम्पल है, इंसुलिन जो एक्चुअली पैनक्रियाज में मौजूद होता है, और एल्बुमिन जो कि एग वाइट का जो प्रोटीन होता है, वो एक्चुअली टेक्निकल भाषा में एल्बुमिन कहलाता है। तो एल्बुमिन्स जो एग्स में होता है। बात समझ में आती है? हेलो बोलना पड़ेगा बच्चों, यस सर। छापो तो हाँ बोलो। छापो तो हाँ बोलो। प्रोटीन में चौथा लेवल, फाइनल सोच, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखेंगे। सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड बाय टू और मोर, और लगा दीजिएगा, बाय टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन एंड द स्पेशियल मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस में, एंड द स्पेशियल अरेंजमेंट। बच्चों किसी का जो अनम्यूट किया हुआ है वो म्यूट करे बेटा, सिर्फ बोलने पे करो, बाकी अनम्यूट करो, खटर खटर हो रहा है। हाँ, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लिख रहे हैं कि सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड बाय टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से जब कंपोज होता है, एंड द स्पेशल अरेंजमेंट, और उस एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट होता है, तो लिखेंगे एंड द स्पेशियल अरेंजमेंट। पहले स्पेशियल तक लिखो, फिर आगे दिखा रहा हूँ मैं, लिखो तो हाँ बोलो। तो जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन साथ में एग्जिस्ट करती है, कर्ल करी होती है, और वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट अक्वायर करती है, उस अरेंजमेंट को, मतलब एक हेयर बैंड दो चार ठो ऊपर नीचे एक साथ, उस अरेंजमेंट को हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। जो हमने दो तीन हेयर बैंड साथ में रखे हुए देखे थे एनसीईआरटी में, शायद आपको ये बात समझ में आती है। हो गया यस सर। सर। हटा दूं? चलो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में हमने कैपिटल ABCD करके उनके स्ट्रक्चर्स तो समझ लिए। अब कुछ नोट डालते हैं बेटा, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड ही हासिल करेंगे। तो नोट डालते हैं बच्चों, नोट 1।
नोट 1 लिखेंगे बच्चों, नोट 1 लिखेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत फेमस डेफिनेशन है बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नोट 1 है ये। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम with a unique three-dimensional structure and a specific activity is called native protein। हिंदी का ये अर्थ है इसका कि जो प्रोटीन नेचर में पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर ढांचे में, एक पर्टिकुलर शेप में, और जो वो शेप ही डिसाइड करता है उनकी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, प्रोटीन बहुत सारे काम करते हैं, तो उसका शेप के साथ साथ उसकी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी भी डिफाइंड होती है। और जब कोई प्रोटीन अपने स्पेसिफिक ढांचे में अपने स्पेसिफिक काम करते हुए मौजूद रहता है किसी भी शारीरिक जीवन में, बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो ऐसे प्रोटीन को हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं कि भैया अपने होम टाउन में है, हेलो, नेटिव प्लेस में। अच्छा, तो अरे आपने ये बोले ही था सर कि टेम्परेचर प्रेशर बदलो, अपना ढांचा अच्छा बदल लेगा। ढांचा बदलेगा तो स्टेसी उसका काम भी बदल ख़त्म हो जाएगा, कुछ और करने लगेगा। तो वही इंग्लिश लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, व्हेन दिस नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, जैसे कि लाइक चेंज इन टेम्परेचर / pH, कॉमा, ड्यू टू दिस, इसके कारण, समटाइम्स, कई बार, द प्रोटीन यू लूजेज, खो देता है, क्या, इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। क्यों खो देता है? एज इट्स ग्लोब्यूल्स, वो जो उसका घुमावदार बनावट थी, ग्लोब्यूल्स थे, वो अनफोल्ड हो जाते हैं, एज इट्स ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड। एंड करके लिखेगा, एंड, अच्छा पहले इतना लिखो, एंड के बाद मैं बताऊंगा आगे, वैसे दिख ही रहा है, एंड इट्स हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं कि जो उसका घुमावदार बनावट है, वो घुमावदार बनावट खुल जाती है। तो इंग्लिश में कैसे लिखा है मैंने, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, वो जो हेयर बैंड वाली चीज़ है वो सीधी हो जाती है, और जो घुमावदार हेलिक्स बना है वो सीधा हो जाता है। तो इंग्लिश में बोल रहे हैं इट्स हेलिक्स गेट्स अनकॉइल्ड, मतलब सीधा हो जाना, इज अनकॉइल्ड। इस प्रक्रिया को, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग लिखते रहिए, मैं हिंदी बोलता जाता हूँ। प्रोटीन जो होता है वो जब तक अपने स्पेसिफिक ढांचे में रहता है तब तक ये एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन कर पाता है, और ऐसे प्रोटीन को हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं। नेटिव प्रोटीन को कई बार उसकी स्थिति बदल दो टेम्परेचर या pH चेंज करके, तो बेचारा अपना ढांचा खो देता है, स्ट्रक्चर खो देने से अब उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी खो देता है। और जो भी उसका स्ट्रक्चर खोता है वो कैसे खोता है कि 3 डायमेंशनल जो हेयर बैंड बना था, जो ग्लोब्यूल्स बने थे, वो अनकॉइल हो जाते हैं, और जो हेलिक्स बनता है वो अनफोल्ड या अनकॉइल हो जाता है, तो लगभग सीधा हो जाता है। वो सीधा हो जाता है तो सीधा ही हो गया, एक्टिविटी छूट गई। और ऐसे प्रक्रिया को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब लिखें और हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। लिखेंगे Separation, 2 degree and 3 degree structure are destroyed, but 1 degree structure remains intact। भाई 2 डिग्री 3 डिग्री इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि एच बॉन्डिंग जो थी वो टूट गई, पर एच बॉन्डिंग तो फिर भी, हाँ ठीक है सर, एक केमिकल बॉन्ड की इज्जत देते हैं उसको, पर है तो एट द एंड ऑफ द डे फिजिकल फोर्स। तो केमिकल चेंज नहीं आता, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते, सिर्फ 2 डिग्री 3 डिग्री सीधे हो जाता है तो 1 डिग्री बन जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों एग्जाम्पल। अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो डीनेचुरेशन है इसका एग्जाम्पल आपने देखा छोड़ो, आप रोज घर में करते होगे। इंग्लिश लिखेंगे, कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। अनदर एग्जाम्पल इज curdling of milk, which is caused due to formation of lactic acid by the bacteria present in milk। दूध का दही बनना और
अंडे का सब उबल के वो सफ़ेद सफ़ेद वैसा होना, ये दोनों प्रक्रिया डीनेचुरेशन की ही बात है। दूध अंडा उबालने के केस में हम टेम्परेचर का चेंज करते हैं, और दूध के केस में हम पीएच के साथ खिलवाड़ करते हैं बैक्टीरिया डाल के। दूध में दही डाल दो 1 चम्मच, लेकिन उसको फ्रिज में मत रखो बेटा, पहले 1-2 घंटे के लिए बैक्टीरिया को काम करने के लिए रूम टेम्परेचर लगता है, मालूम? हेलो, Yes, sir. जैसे लोग दही भी जो जमाते हैं, दही जमाने की कला अलग अलग होती है अलग अलग लोगों की। जैसे पर्सनली मेरे को मम्मी जो दही बनाती हैं वो कहीं अन्यथा नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास अलग प्रोसेस है अपना खुद का, वो कुछ को फिर वो मतलब है तो होता है। तो एम्बियंट कंडीशंस हर व्यक्ति अपने हिसाब से एडजस्ट करता है हीट एंड ट्रायल मेथड से। चलो, तो ये 2 एग्जांपल हैं जिसमें डीनेचुरेशन आप करते हैं प्रोटीन का, और हमने नेचर में देखे भी। चलो, अभी भी नोट 1 ख़त्म नहीं हुआ है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। द ऑपोजिट ऑफ डीनेचुरेशन इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। मतलब दोबारा उसको अपने ढांचे में, डीनेचर्ड प्रोटीन को अपने वापस स्ट्रक्चर तक पहुंचाने के प्रक्रिया को रीनेचुरेशन कहते हैं। रीनेचुरेशन का एग्जाम्पल बताओ सर? नहीं बताएंगे, बायो वाले बताएं, हमारी केमिस्ट्री में आपको ज़रूरत नहीं। हो गया। चलो हटा दूं? Yes. चलो बच्चों, तो एंजाइम एस्टामा करके पॉइंट नंबर 1 में डेफिनेशन लिख रहे हैं। एंजाइम्स आर डिफाइंड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। लिखा? Yes, sir. लिखा सबने? Yes, sir. एंड करके लिखेंगे, एंड आर ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। मतलब जो एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये प्रोटीन तो होते ही हैं। कौन सा प्रोटीन होते हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस में ये 3D स्ट्रक्चर इनका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। फुल स्टॉप। कंटिन्यूशन में लिखेंगे बच्चों, ग्लोबुलर प्रोटीन के बाद कंटिन्यूशन में लिखेंगे एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। मतलब ये तो हर कैटलिस्ट के लिए आप बात जानते हो, कोई भी कैटलिस्ट सब रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर देता, वो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को ही, रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट, ये शायद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतनी बात जानते हो। तो एंजाइम कैटलिस्ट की तरह पर्याप्त स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट यानी कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए ही वो उनका काम कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। फुल स्टॉप बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। इतना लिख लिया सामने, आगे बढ़ूँ? हाँ सर। चलो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। फॉर एग्जाम्पल, the enzyme that catalyzes hydrolysis of maltose into glucose is named as maltase। ये आपको पता भी है तो एग्जाम्पल के रूप में लिख भी दीजिएगा। माल्टोस का रिएक्शन माल्टेस की मौजूदगी में होता है और ग्लूकोज बन जाता है, आपको पता भी है। यहाँ पे हालांकि इसने एक चीज़ पूरी नहीं लिखी है। क्या नहीं पूरा लिखा बच्चों इस रिएक्शन ने, बताओ? एसिडिक मीडियम। अरे पानी कहाँ है जोड़ने के लिए दीदी? हाँ सर। पानी Yes. रिएक्शन बैलेंसर ना होगा भैया, तो मीडियम तो फिर भी ठीक है। चलो पानी नहीं था। चलो हटा दूँ? एक मिनट।
अब एक्चुअल बेटा आपको सच्चाई बता दूं, सरफेस केमिस्ट्री हमारा 12th की सिलेबस में चैप्टर है, टर्म 2 में आएगा शायद आपके। सरफेस केमिस्ट्री में बच्चों हम कैटलिस्ट भी वहाँ पे एक वर्टिकल है, मतलब जैसे यहाँ पे वर्टिकल एंजाइम प्रोटीन्स पढ़े, वहाँ पे प्रॉपर कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाई करनी है। और वहाँ एंजाइम भी क्योंकि एक कैटलिस्ट होता है, तो एक्चुअली एंजाइम के बारे में बहुत सारी जानकारी सरफेस केमिस्ट्री में दी हुई है। तो खैर मैं यहाँ देख लेता हूँ यहाँ है कि नहीं, मतलब मैं वो सरफेस केमिस्ट्री में लिखाया करता था, लेकिन अभी ये पहला साल है जब वो टर्म 2 में आ रहा है, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। चलो तो मैं देख लेता हूँ यहाँ भी लिखवाना है कि नहीं, NCERT देख लो पहले। इतना हो गया? हेलो Yes, sir. चलो हटा दूँ? हाँ sir. चलो बेटा, अभी तक एंजाइम में अपन ने पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है। नहीं यार ये सब लिखाना पड़ेगा, तो चलो बच्चों। अच्छा ये सब क्या, थोड़ा सा तो है। चलो एंजाइम बारे में बच्चों अब कल